बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको दो टॉपिक समझाए थे, विस्कोसिटी और अपथ्रस्ट। याद है? विस्कोसिटी क्या है? फ्लूड जब फ्लो करते हैं तो फ्लूड अपनी मोशन को अपोज करते हैं, ख़ासकर लिक्विड्स जो हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी। और जो फोर्स लगती है विस्कोसिटी की वजह से उसको क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स या फ्लूड फ्रिक्शन। ठीक है। इस तरह एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड के ऊपर मूव होता है तो फ्रिक्शन लगती है। इसी तरह जब फ्लूड मूव हो रहा है, फ्लूड खुद मूव हो रहा है, फ्लूड के अंदर कुछ भी मौजूद, तो फ्लूड की एक लेयर दूसरी लेयर को रोकती है। इसको हमने क्या कहा था, विस्कोसिटी। और जिस फोर्स से रोकती है वो क्या थी, विस्कस फोर्स। और हमने कहा था कि कैसे पता चलेगा किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, ईटा से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। ठीक है। अब थ्रस्ट क्या था, उछाल की कुव्वत तो है, वो करती क्या है, वो फोर्स जो फ्लूड किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की जानिब लगाती है वो क्या कहलाती है, अपथ्रस्ट। नाम से जा रहे यार, कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ गया है? तो ये दोनों हमें चाहिए थी ना, फ्लूड फ्रिक्शन को समझने के लिए या स्टोक्स लॉ को समझने के लिए। तो विस्कोसिटी तो फ्लूड की अपनी प्रॉपर्टी है। अब फ्लूड के अंदर आपने कोई सॉलिड डाल दिया, पानी के अंदर पत्थर डाल दिया, पत्थर क्या होगा, नीचे जाएगा। उस पत्थर पे भी पानी फ्रिक्शन लगाएगी, फोर्स लगाएगी उसकी मोशन को अपोज करने की, तो वो भी क्या कहलाएगी, वही फ्लूड फ्रिक्शन। लेकिन अब वो फ्लूड फोर्स किस पे लगा रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर मूव हो रहा है। ठीक है। और भाई हाजिर हो या गायब हो, हाजिर हो। ठीक है। तो ऑब्जर्व ये किया साइंटिस्ट ने कि जब कोई सॉलिड फ्लूड में मूव करेगा, फ्लूड उसे मिसाल आप पानी ले लें खास कर, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगी, उस सॉलिड की मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगी, वो चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, उसकी शेप पर, वो बॉडी कैसी है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगल है। नंबर दो, साइज़ पर, छोटी है या बड़ी है। नंबर तीन, उसकी स्पीड पर, वो किस स्पीड से जा रही है। और नंबर चार, फ्लूड की विस्कोसिटी पर। फ़र्ज़ करें आप इस कमरे के बराबर के टैंक बनाते हैं, तीन, कितने, एक में पानी भर देते हैं, दूसरे में दूध भर देते हैं, तीसरे में शहद भर देते हैं। अल्लाह करे इतना खालिश शहद हमें मिल जाए तो हम तो बहुत सेहतमंद हो जाए, रोज़ एक चम्मच खाएं उसका तो ख़त्म ही ना हो मरते दम तक। शर्त ये कि क्या हो, खालिश। तो शहद में बहुत से अमराज की दवा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया। ठीक है। तो आपने उनमें एक ही जैसी एक बॉडी डाल दी, गोलियां खेलती है ना कंचे, तीनों में कंचा डाल दिया। अब आपकी नज़र इतनी तेज़ है कि आपको वो तीनों कंचे नज़र आ रहे हैं। कौन सा कंचा सबसे तेज़ी से जाएगा, पानी वाला, उसके बाद तो ये हमारी कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा, उसका ईटा सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूध का, उसके बाद पानी का। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करेगी फोर्स, विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करेगी। तो स्टोक्स एक साइंटिस्ट था, उसने कहा यार आप स्फेरिकल शेप में बॉडी ले लो। उसने तमाम शेप्स की बात नहीं की, उसने एक ख़ास शेप की बात की कि स्फीयर ले लो। अब स्फीयर क्या होता है, जिस तरह फुटबॉल की या क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, उसके सेंटर से लेकर किसी भी सरफेस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। अगर ये कमरा गोल हो, फ़र्ज़ करें फुटबॉल हो, तो कमरे के सेंटर से लेकर किसी भी दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम, वो क्या कहलाता है, रेडियस।
सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। लेकिन आप लोग घूर ऐसी नज़रों से रहें जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ और मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपकी समझ में। तो रेडियस भाई, रेडियस सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। अगर स्फीयर बड़ा हो जाएगा तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, स्फीयर छोटा हो जाएगा तो रेडियस भी। तो रेडियस क्या बता रहा है? स्फीयर के साइज को, स्फीयर के। तो स्टोक ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, व्हेन अ बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड से मूव करती है, जैसे ये रहा, ये कोई फ्लूइड है, पानी समझ लें। द फ्लूइड फ्रिक्शन F, वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको नाम दे दिया F। वो कह रहा है वो होगी नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R ऑफ द स्फीयर। रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब? रेडियस बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, रेडियस कम करेंगे फ्रिक्शन। तो रेडियस बढ़ने से क्या मुराद है? बड़ी बॉडी। रेडियस कम होने से क्या मुराद है? तो ये साइज का बता दिया कि साइज बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ेगी, साइज कम होने से फ्रिक्शन कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड v ऑफ द स्फीयर, ये डैश डैश का मतलब है वही आएगा। स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा लगेगी, अगर बॉडी की स्पीड कम है तो फ्रिक्शन उस पर। आप गाड़ी से अपना हाथ निकाल लेना, जब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है पहिया पहिया, तो आपको लगेगा हवा आपके साथ खेल रही है, मोहब्बत कर रही है, प्यार कर रही है। लेकिन वही गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा से जा रही हो, फिर आपको क्या लगेगा? ओ भाई ये तो धकेल रही है आपको। क्यों? स्पीड बढ़ गई तो हवा की फोर्स भी बढ़ गई। वही बात है यहाँ भी, ठीक है। नंबर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी। जो मैंने आपको बता दिया, दूध का कमरा ले लें, शहद का कमरा ले लें और पानी। तो हमारी कॉमन सेंस भी कहती है, ये उसने लॉ की फॉर्म में दे दिया। अब जब इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया? कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट साइड पे तो ऐसी है, कंबाइन आप फिर क्या करते हैं? राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ईटा आर वी मल्टीप्लाई हो गया ईटा आर। तो अब इसका मतलब है तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, इसको बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, इसको बढ़ाएंगे तो भी फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या करते हैं? इक्वल एंड कांस्टेंट। स्टोक ने कहा कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 6 पाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया? स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन गया? 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई कांस्टेंट है, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस यानी कि साइज पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड। ये स्टोक्स लॉ है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, आज तक इस तरह पूछा नहीं है। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है और स्टोक्स लॉ ने जो वैल्यू दी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? फ्रिक्शन, 3 चीज़ों पे डिपेंड। अब देखिए आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, बारिश तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कराची में भी बहुत हुई नहीं? बारिश का पानी आसमान से आता है नीचे। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये मार्कर क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट। वेट इसको खींच रही है और वेट इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 9.8, और आसानी के लिए हम 10 ले लेते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी, शाबाश, वेरी गुड, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। ये सेकेंड का स्क्वायर यही बता रहे हैं ना, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर। तो 1 सेकेंड बाद अगर ये फर्ज करें ये मार्कर यहाँ था, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद हो जाएगी 20, 3 सेकेंड बाद हो जाएगी 30, 4 सेकेंड बाद हो जाएगी। तो यही तो मतलब है एक्सेलरेशन का कि वेलोसिटी में मुसलसल इजाफा। कितना इजाफा? वो वैल्यू बता रही है। सही है। अच्छा,
अब अगर बारिश के कतरा जब ऊपर से नीचे आ रहा हो और उसमें भी यही मसला हो कि उसकी वेलोसिटी में मुसलसल क्या हो रहा हो, इजाफा हो रहा हो, तो देखिए आसमान बादल तो बहुत ऊपर होते हैं हमसे, हो सकता है हम तक आने में वो कतरा 100 सेकंड ले। कितने सेकंड ले? 100 सेकंड। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड इजाफा हो रहा है तो 100 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? 1000 होगी ना। 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, तो मल्टीप्लाई करोगे ना यार, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 सेकंड में क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर पर बुलेट की स्पीड थी, अगर याद हो, बुलेट वाला न्यूमेरिकल किया था एक हमने। ये तो गोली की स्पीड होती है। तो वो कतरा मुझ जैसे के सर पे पड़ेगा और नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है, वो तो गोली की तरह टकराएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, अरे यार चंदा, स्पीड तो ज्यादा है ना। हाँ? उसका कोई मास है पानी का, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, स्पीड अगर ज़्यादा है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा भाई, पहुंचाएगा। अबे पानी अगर तेज, जब मुजाहरा होता है अवाम को मुंतशिर करने के लिए वो पानी मारती, देखा है कभी? वो बंदा उछल के पीछे गिरता है, वो तो पानी है, क्यों गिर रहा है? स्पीड है पानी की ना यार। वो तो कतरे की स्पीड भी तो 1000 मीटर पर सेकंड है, ये क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें? इस पे बाद में बहस करेंगे। ये चलो मैंने तुम्हें समझाया, चलो यार। अच्छा अंदर नहीं घुसेगी, जख्मी कर देगी यार। क्या कर देगी? जख्मी तो कर देगी। ओले गिरेंगे वो तो कर देंगे, ओला घुस जाएगा नीचे, ओला तो बुलेट ही होगा, ओला ले लो तुम, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन हवा भी फ्लूइड है ना। हवा उसकी मोशन को रोकती है, हवा उसकी मोशन को, शुरू में ये वेट ज़्यादा होता है और ये फ्लूइड फ्रिक्शन कम होती है, तो इसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये जब वेट और ये फ्रिक्शन बराबर हो जाते हैं, जब वेट और फ्रिक्शन बराबर हो जाते हैं तो फोर्स क्या होगी? बैलेंस हो गई। जब बैलेंस फोर्स हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर स्पीड बढ़ना ख़त्म हो जाएगी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है। पानी का जो कतरा है वो कांस्टेंट, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। समझ रहे बात को? एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। जब नेट फोर्स 0 है तो वो बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। जब नेट फोर्स की कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, उसको हमने कहा था अनबैलेंस होगी। अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी अपनी डायरेक्शन में। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था? क्लियर है? अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो देखें, ये वही कोई बॉडी है, स्फीयर है, ये फ्लूइड है, शहद ले लो यार, हैं मुंह में पानी तो है, इसमें गिर रहा है ये। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, शहद में डाला, अभी इसकी स्पीड क्या है? 0। अच्छा पहले ये देख ले, वेट नीचे लग रहा है, अब थ्रस्ट हमने क्या कहा था? ऊपर लगेगा। और अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन भी अपोज करेगा, फ्रिक्शन भी कहा हुआ ऊपर, तो अब थ्रस्ट भी ऊपर है, फ्रिक्शन भी, दो फोर्सेस ऊपर है, एक फोर्स, ये जो फोर्स है 6 पाई ईटा RV जो हमें स्टोक ने बताई। अगर तो बॉडी को हमने अभी डाला है, बॉडी ने भी मोशन शुरू नहीं की, तो वेलोसिटी क्या है? 0। तो F भी क्या है? 0। फर्ज कर लिया मैंने कि अब थ्रस्ट फिक्स है 1 न्यूटन है और वेट है 10 न्यूटन। अगर मास 1 किलोग्राम ले लूँ और G 10 ले लूँ तो 10 न्यूटन हो जाएगा ना। फर्ज कर लेंगे 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन है, नीचे वाली टोटल फोर्स 10 न्यूटन है, ऊपर वाली टोटल फोर्स दोनों को मिला के 1 न्यूटन हो गई। तो नेट फोर्स क्या है? नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 10 - 1 9 न्यूटन। कहाँ लगेगी? नीचे एक्सेलरेशन होगा, तो बॉडी नीचे क्या करेगी? मूव करेगी।
अब ये बॉडी मूव कर रही है, नीचे आ गई, फंस गया इस पॉइंट में, मैंने इसको दोबारा देखा, W और U वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन F वेलोसिटी पे डिपेंड, ये S में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ रही है तो F भी क्या होगी, बढ़ेगी। फर्ज करें इस पॉइंट पे F 7 न्यूटन हो गई, F 7 न्यूटन, U 1 न्यूटन, ऊपर वाली फोर्स कितनी हो गई 8 न्यूटन, नीचे 10 न्यूटन है, अभी भी नीचे वाली फोर्स क्या है, ज़्यादा है, अभी भी नेट फोर्स नीचे, बॉडी में नीचे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये फोर्स हो गई 9 न्यूटन, ये फोर्स हो गई 1 न्यूटन, 9 + 1 10, ऊपर भी 10 नीचे भी, फोर्स हो गई बैलेंस, नो एक्सेलरेशन। लेकिन बॉडी रुक तो नहीं जाएगी फौरन ना, बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, स्पीड में इजाफा नहीं होगा, स्पीड में इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये मास भी इस फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, और वो बारिश का कतरा भी हवा में क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी से आता है। तो ये लिख दिए मैंने सारे। आपकी बुक वाले ने क्या किया, मैंने बताया ना, W जब ये पॉइंट होगा तो W किसके बराबर हो गया, F + U के, ये मैंने लिखा है U बराबर है 1 न्यूटन ना, खैर वो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो W U + F है, और अगर U को इधर ले आऊँ तो W - U किसके बराबर हो गया। तो बुक वाले ने ये ज्यूम किया कि W - U एक फोर्स है वो नीचे लग रही है, और F कहाँ लग रही है, ऊपर, बात एक ही है। When a solid moves through a fluid, a condition arrives, एक कंडीशन आती है, when W - U, अगर U को इसके साथ मिला लें तो फिर W - U नीचे, क्योंकि W ज़्यादा और U कम है। When W - U is equal to fluid friction F, at this point body starts to move with constant velocity. This velocity is called, समझ आया? ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए उतार लो जिससे नहीं उतारा।